ज्यादा समय न लेते हुए मैं शंभुनाथ दुबे सर को आमंत्रित करता हूं। सर, आप भी एक लंबे समय तक एडहॉक पढ़ाए हैं, आप अपने फीलिंग्स को शेयर करते हुए एब्जॉर्प्शन और एडहॉक के इशू पर अपनी बात रखें। शंभुनाथ दुबे सर। धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। मेरी आवाज मिल पा रही है आप लोगों को? जी सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। विशाल जी और आज के सभी आयोजक करता, हमारे तमाम साथी जो आज इस वेबिनार के माध्यम से हम सबके साथ जुड़ पाए हैं। हमारे तीनों को पैनलिस्ट प्रोफेसर आनंद कुमार जी। आनंद कुमार जी हमारे लिए एकदम गुरु तुल्य हैं। आनंद कुमार जी को सुनना हमेशा ही एक सुखद अनुभूति होती है और जब जब सुनता हूं तो कुछ न कुछ नया सीखता ही हूँ। आदित्य नारायण मिश्रा जी, हमारे सीनियर्स शशि शेखर जी और तमाम उपस्थित हमारे सहयोगी मित्र। मुझे संत प्रकाश जी से बात हुई थी और संत प्रकाश जी ने कहा था कि सर एक सीरीज, वेबिनार सीरीज का आयोजन हम सब कर रहे हैं जिसमें एक वक्ता के रूप में आप भी आमंत्रित हैं और आप आएं और आप अपने विचार और कुछ अपने अनुभव हम सबके साथ साझा करें, जिसमें कि आपका अपना व्यक्तिगत भी हो और कुछ संगठनात्मक भी दृष्टिकोण। एक विशेष संगठन से जुड़े होने के नाते हम अपना एक संगठनात्मक पक्ष भी लेकर के चलते हैं जो समय समय पर आप सबों के साथ साझा करते रहते हैं। एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट अपने जगह पे है, लेकिन हमारी अपनी एक लाइन ऑफ एक्शन रहती है और उसको लेकर के हम हमेशा क्रियाशील रहते हैं। विषय जो रखा गया बहुत सोच समझ करके विषय रखा गया और विषय का टाइटल जो है वो, उसमें दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो डेलिबरेट शब्द का प्रयोग किया गया। जब डेलिबरेट शब्द का प्रयोग किया गया है तो निश्चित रूप में कुछ सोच करके ही किया गया होगा, अदरवाइज सिर्फ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस ही रखा जा सकता था इसको। लेकिन जब आप डेलिबरेट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट एड हॉक टीचर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग हिडन इन द फॉर्म ऑफ deliberate. Now, who is responsible for this deliberate discrimination? Why is there deliberate discrimination? What forces us for going for this deliberate discrimination? This is the point which needs to be focused upon. देखिए, हम कई बार पुरानी कहावत है, हमको जब अपनी कमियां छुपानी होती है तो हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर देते हैं। मेरा आयोजकों से एक गुजारिश और भी रहेगा कि जब इस तरीके के सीरीज आप चलाएं तो ऐसे मंचों को राजनीतिक मंच ना बनने दें। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये एडहॉक टीचर्स के वेदना, उनसे, उनके साथ पीड़ा, उनके साथ समस्याओं से जुड़े मुद्दे पे चर्चा का विषय का प्लेटफॉर्म है, ये वेबिनार है। यदि आप ये सोच करके इस तरह का सीरीज चलाएं कि आने वाले समय में डूटा का चुनाव है और किसी को मंच प्रोवाइड किया जाना है या जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि इसमें आप विफल रहेंगे। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन क्षमा कीजिएगा, मेरे मन में जो भाव आ रहा है मैं बहुत स्पष्ट रूप में कहने वाला व्यक्ति हूं। जो लोग मुझसे परिचित हैं वो जानते हैं मैं बहुत स्पष्ट वक्ता हूं। मेरी अपनी निजी राय रहती है, मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जरूर हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपना एक इंडिपेंडेंट राय, अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखता हूं। सहमति अपनी जगह पे हो सकती है। जब हम डेलिबरेट डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो ओनस हमारे ऊपर आता है। यदि हमसे कोई, किसी ने यहाँ पे ओनस लिया अपने ऊपर, मैं ओनस ले रहा हूं। I take this onus upon myself. I am responsible for this deliberate discrimination. Who discriminates against our ad hoc colleagues? We discriminate against our ad hoc colleagues. मेरे पास कई ad hoc colleagues का फोन आता है, बातें होती है, मैं लगभग लोगों से संपर्क में रहता हूं, विभिन्न कॉलेज की शिक्षकों शिक्षिकाओं से संपर्क में रहता हूं। सब कहते हैं कि सर परमानेंट फैकल्टी तो हमसे बात ही नहीं करती। स्टाफ रूम में हम एक कोने में बैठे होते हैं, वो दूसरे कोने में बैठे होते हैं, उनके साथ चाय पीने के लिए हमें सोचना पड़ता है। Who are responsible for these kinds of discrimination? क्या यहां भी सरकार ने कह रखा है कि आप डिस्क्रिमिनेट करो अपने एड हॉक कलीग्स के साथ? क्या यहां भी सरकार ने कह रखा है कि एड हॉक कलीग्स के साथ मत बैठिए, आप एड हॉक कलीग्स के साथ अपनी फीलिंग शेयर मत कीजिए?
हम इस भाव से ग्रसित हो जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है, अभी आदित्य जी ने भी कहा, शशि शेखर जी ने भी कहा, और हम सब जानते हैं कि हम एक लंबे समय से एडहॉक पढ़ाते पढ़ाते रहे हैं और हम सब इस सिस्टम से पूर्णतः अवगत हैं। मित्रों, मैं 1994 का पोस्ट ग्रेजुएट हूं और उसी साल नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, यानी मैं उसी साल एलिजिबल हो गया था दिल्ली विश्वविद्यालय में पठन पाठन की प्रक्रिया में शामिल होने। लेकिन आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि मैं 2015 में जाकर के स्थायी हुआ, यानी 21 साल का हमारा संघर्ष है। और इस 21 साल में हमने गेस्ट कैपेसिटी में भी काम किया, हमने एडहॉक कैपेसिटी में भी काम किया, हमने टेम्पररी भी काम किया, लेकिन इस पूरे 21 साल के दौरान कभी भय में नहीं जिया और ना तो कोई भय दिखाने का हिम्मत किया। आज मैं सुन रहा था अपने पूर्व वक्ताओं को, तो डेलिबरेट डिस्क्रिमिनेशन से हट करके कहीं भय ज्यादा झलक रही थी। ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो आ जाएगा तो वो हो जाएगा, ये चला जाएगा, वो मर जाएंगे, ये खप जाएंगे। आपने क्या किया? क्या आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए? क्या हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए? हम चुनाव में अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजते हैं, कुछ उम्मीद के साथ तो ही भेजते हैं। क्या ये एडहॉकिज्म की समस्या कल रात की समस्या है? क्या ये एडहॉकिज्म 2 महीने में जनरेट हुआ है? जब इस व्यवस्था में एडहॉकिज्म आया होगा, आपको भी पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक की व्यवस्था है, देश के अन्य किसी भी विश्वविद्यालय में एडहॉकिज्म की व्यवस्था नहीं। जब एडहॉक की व्यवस्था आई होगी और जब लोग मेहनत करके शिद्दत से इस व्यवस्था को लाए होंगे, इसी में पास कराया होगा, तो एक विजन रहा होगा, कुछ सोच के लाए होंगे। जो मैं समझ पाता हूं, क्योंकि मैं भी एक लंबे समय से तक एडहॉक पढ़ाया हूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत लाया गया। कोई वैकेंसी क्रिएट हुई किसी के रिटायरमेंट पे, या किसी आकस्मिक कोई घटनाक्रम घट गई, कोई पोस्ट क्रिएट हुआ, पठन पाठन की प्रक्रिया तो ठहर नहीं सकती, तो गतिशील है और स्थायी नियुक्ति करने की एक प्रक्रिया है। एडवर्टीजमेंट जाएगा, एडवर्टीजमेंट इनवाइट किए जाएंगे, सिलेक्शन कमेटी बैठेगी, इंटरव्यू होगा, तब अपॉइंटमेंट होगा। तो इस बीच का जो कार्यकाल है, चाहे वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, इस पीरियड के लिए एडहॉक का प्रोविजन लाया गया और यह भी सुनिश्चित किया गया कि जो इनिशियल सैलरी होगी टीचर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेक्चरर की, वो इनिशियल सैलरी उसको पे किया जाएगा। यह तब की बात है जब 25 साल, 26 साल, 27 साल में हमें एडहॉक की नौकरी मिल जाती थी। हम शादीशुदा नहीं होते थे, परिवार नहीं होता था, बच्चे नहीं होते थे, तो हमारा खर्चा भी उस आमदनी में चल जाता था और एडहॉकिज्म लंबा नहीं चलता था और एक उम्मीद होती थी कि इस क्रम में हमें अनुभव भी होगा, हम कुछ सीखेंगे भी, और जब भी स्थायी एडवर्टीजमेंट आएगा हम अप्लाई करेंगे और प्रयास करते रहेंगे। और ऐसे ही लोगों का होता था। जो हमारे सीनियर्स है सब ये बताते हैं कि मैंने 6 महीना एडहॉक पढ़ाया है तब परमानेंट हुआ, कोई कहता है मैं 8 महीना एडहॉक पढ़ाया तब परमानेंट हुआ। लेकिन शायद ही कोई कहता है कि मैं बिना एडहॉक पढ़ाए परमानेंट हो गया। किंचित 1-2-4 लोग होंगे जो ऐसा सौभाग्य लेके आए होंगे जिनको गेस्ट और एडहॉक पढ़ाने का कभी मौका ना मिला हो या कभी ऐसी नौबत ना आई हो और वो सीधा परमानेंट स्थायी हो गए हो। ये वह दौर था जब एडहॉक टीचरों की संख्या कम होती थी। टोटल सदस्य संख्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की 4000 टीचरों की होती थी। ये तब की बात मैं समझ पा रहा हूं कि उस समय की व्यवस्था थी। आज हम सब जानते हैं कि वो एडहॉक्स 5000 या उससे भी ज्यादा हो। क्या ये रातों रात हुए हैं? क्या ये 6 महीने या 10 महीने, साल भर में हुए हैं क्या? आपको भी पता है कि नियुक्तियां कब से नहीं हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही हैं, और हमारी इसमें क्या भूमिका रही है? सच को कबूलने में परेशानी क्यों होती है? क्यों हम सच से भागते हैं? कौन पिछले 20 वर्षों में डूटा के नेतृत्व में रहा है? क्या उसकी जवाबदेही नहीं बनती है? लोकतंत्र में हमें पूरा अधिकार है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से सवाल करने का।
और आप सवाल करें, मैं तो कहता हूं आप सवाल करें, क्यों नहीं सवाल करते? डूटा प्रेसिडेंट के रूप में डूटा प्रेसिडेंट की क्या भूमिका रही है पिछले 4 साल में? क्यों नहीं स्थायी नियुक्तियां हुई हैं? सरकार का कौन सा वो ऑफिस मेमोरेंडम लेटर है जो नियुक्तियों पे पाबंद लगाया हुआ है? ये कह करके सुनते सुनते 10 साल टीचर गुजार दिए, ना प्रमोशन हुआ ना नियुक्तियां हुई, अपॉइंटमेंट हुए। और सबके पास एक ही जवाब रहता था कि सरकार ने रोक लगा रखी है। यदि रोक लगा रखी है, प्रमोशन कैसे हुए? और क्या नियुक्तियां आंशिक ही सही हुई हैं या नहीं हुई है इस विश्वविद्यालय में? यदि रुकावट पैदा की गई होती, यदि प्रतिबंध लगाया गया होता, तो फिर एक भी नियुक्तियां नहीं होती। क्या त्यागी ने अपॉइंटमेंट नहीं किए? क्या प्रोफेसर जोशी ने नियुक्तियां नहीं की? तो फिर यह कहना कि नियुक्तियों पर रोक लगा हुआ है, मैं समझता हूं कि अपनी कमियों को छुपाने के अलावा और कुछ नहीं है। जब भी हम नाकाम होते हैं, असफल होते हैं, तो हमारे पास सबसे आसान मैकेनिज्म होता है डर फैलाओ। मित्रों, मैं आपसे इस मन से आह्वान करता हूं, मैं 21 साल एडहॉक टेम्पररी और गेस्ट पढ़ाया हुआ शिक्षक हूं। महज 5 साल पहले स्थायी हुआ हूं, संत प्रकाश जी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आप कभी आए मेरे कॉलेज में, RSD कॉलेज में पढ़ाता हूं, राजनीति शास्त्र विभाग में। स्थायी होते ही मैं वहां स्टाफ एसोसिएशन का चुनाव लड़ा, 3 साल एसोसिएशन अध्यक्ष रहा हूं। अभी जनवरी में मार्च में मेरा टर्म खत्म हुआ। वहां कार्यरत कोई भी आपका मित्र जो एडहॉक कैपेसिटी में पढ़ा रहा हो, गेस्ट कैपेसिटी में पढ़ा रहा हो, आप पता करिए मेरे बारे में, तो मेरा आचरण कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरे अपने सहयोगी सहपाठियों के साथ भाव कैसा है। हर टीचर जो कई कॉलेजेस में पढ़ाने के बाद ARSD आता है, कहता है कि ऐसा वातावरण तो हमें मिला ही नहीं। यहां घुसते ही लगता है कि एक आत्मीय व्यवहार लोगों के साथ, इस तरह का वातावरण मिला ही नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन हम क्रिएट करते हैं, इसको क्यों नहीं कबूल करते हैं? एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रतिनिधित्व की बात आपने करी अपने कॉन्सेप्ट नोट में। मैं आपको बता दूं कि मैं 1999 में एकेडमिक काउंसिल का मेंबर था। ना तो मैं उस समय एडहॉक था, ना मैं गेस्ट था, ना टेम्पररी था। मैं एक रिसर्च स्कॉलर था। उस समय ये प्रोविजन था, जिन्होंने स्टैट्यूट्स बनाए हैं इस यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस, वो बहुत विजनरी लोग थे। बना करके तो दे गए, हम उसका पालन ना कर पाए तो हमारी नालायकियत है। कोई व्यवस्था आपको दे दी जाए और आप उसको संभाल ना पाए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? वी आर रिस्पॉन्सिबल। लेट अस फ्रीली एक्सेप्ट दैट वी आर एट अ फॉल्ट। प्रोविजन था उस समय एकेडमिक काउंसिल में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल में एक रिप्रेजेंटेटिव रिसर्च कोटा से होगा, रिसर्च स्कॉलर्स के बीच से आएगा, इलेक्ट होके आएगा। एक रिप्रेजेंटेशन पोस्ट ग्रेजुएट कैटेगरी से आएंगे। 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होते थे एकेडमिक काउंसिल में। मैं रिप्रेजेंट किया हुआ हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर्स को, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, और जो बात मैं कह रहा हूं पूरे पुख्ते सबूत के साथ कह रहा हूं, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने सोर्सेस। जब एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है एकेडमिक काउंसिल का, तो हमारा एडहॉक साथी क्यों नहीं हो सकता भाई? सोचने वाली बात है। स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व तो हो सकता है स्टैट्यूटरी बॉडी में। एडहॉक साथी जो आज 50% से भी ज्यादा है हमारे कुल टीचिंग स्टाफ का, जो एक मेजर स्टेक होल्डर है आज के व्यवस्था का, हम उसको यह कह के नकार देते हैं कि भाई नहीं, वो तो एडहॉक है, इसलिए वो स्टैट्यूटरी बॉडी का मेंबर नहीं हो सकता। आप बताइए कि आप में से कितने लोग जानते होंगे कितने कॉलेज के स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी एडहॉक साथी? 10 कॉलेज का नाम तो मैं अभी बता सकता हूं जिनको मैं जानता हूं कि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है। एकेडमिक काउंसिल के मेंबर होने का मौका उनको क्यों नहीं दिया जा सकता भाई? एकेडमिक काउंसिल वो फोरम है मित्रों जो हमारे यूनिवर्सिटी का पार्लियामेंट है, जहां पॉलिसी मैटर्स डिस्कस की जाती हैं, जहां नीति निर्धारण होता है, जहां से नीतियां निकलती हैं, उसके बाद नीतियां क्रियान्वित होती हैं। हम कितनी भी आपके पक्ष में आवाज उठा दें, लेकिन जो भुक्तभोगी होता है, जो पीड़ा सहता है,
वो अपनी बातों को जिस तरीके से रख सकता है किसी फोरम पे, उससे बेहतर कोई अपनी बात नहीं रख सकता। हम बाहर निकल करके बोले कि भाई हम वेल में खड़े होकर के आंदोलन कर रहे थे, मैं इसकी सच्चाई आपको बयां करूंगा तो आपके जमीन से पैर खिसक जाएंगे। बाहर आकर के हम प्रेस ब्रीफिंग देते हैं कि हमारे तीनों की तीनों इलेक्टेड मेंबर्स वेल ऑफ द हाउस में खड़े हो गए अब्जॉर्प्शन के मुद्दे पे। सच्चाई ये होती है कि उनके तीनों में से एक उपस्थित होता है, दो तो उपस्थिति नहीं होते। यू कैन वेरीफाई इट। आप आरटीआई लगाइए काउंसिल ब्रांच को और पूछिए, 2 साल का टर्म होता है एकेडमिक काउंसिल मेंबर का, आप पूछिए काउंसिल ब्रांच से, क्योंकि आप उनको वोट करते हैं, वो लोग आपसे वोट मांगने जाते हैं, वोट लेने के समय बड़े बड़े वादे करते हैं। पूरे 2 साल के टेन्योर में ऐसे ऐसे मेंबर निकल के आएंगे जो एक भी मीटिंग अटेंड नहीं किए। They have not attended even a single meeting of academic council. And this I say with full authenticity. You can seek RTI report from academic council branch and get to know. You must know. Because you have voted for them with certain expectations, with certain hopes. And these people, when they come out, they give press briefings. कि अब्जॉर्प्शन के नाम पे हमने ये करें। मित्रों, कुछ चीजें स्लोगन के लिए अच्छी लगती हैं, स्लोगनेरिंग में कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, क्रांति की बात करनी बहुत अच्छी लगती है। जो क्रांति करता है उसको उसकी पीड़ा का एहसास होता है। जिसको भूख लगी है उसको पता होता है कि भूख का मर्म क्या होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों, क्योंकि मैं तमाम व्यथा से गुजरा हुआ व्यक्ति हूं। और यदि मैं डर गया होता और सहम गया होता तो आज मैं दिल्ली में सस्टेन नहीं कर पा रहा होता, मैं दिल्ली छोड़कर भाग गया होता। जिस प्रकार की प्रताड़ना मैंने झेली है, जिस प्रकार के हमारे कलीग्स हमारे साथ व्यवहार किए हैं, सबसे लास्ट में टाइम टेबल मेरा मिलता था। जब सब कलीग्स के टाइम टेबल बट जाते थे, सबके पेपर चॉइस दे दिए जाते थे, जो बच जाते थे पेपर्स वो लेना हमारी मजबूरी होती थी। आपके साथ भी यही होता होगा। सबको ऑफ डे मिल जाता था, बच्चे खुचे पेपर और लेने पे ऑफ डे नहीं बनता था। हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की अपने टीचर इंचार्ज से, सर या मैम ऑफ डे। वो सब दिन भी हमने देखे हुए हैं मित्रों। लेकिन मैं कभी डर नहीं पाला। किस बात का डर? किससे डर? क्यों डर? अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहा। शशि शेखर जी जानते हैं, अपने काम की मर्यादा का सम्मान किया, उसमें कभी कमी नहीं आने दी, किसी को कहने का मौका नहीं दिया। लेकिन डर दिखाने और फैलाने का प्रयास कम नहीं हुआ मेरे साथ भी। और आज जिस तेवर में मैं बात कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि मेरे मन में कोई भय और डर नहीं है, और ना मैं कभी भयभीत रहता हूं। इसलिए साथियों, मैं आह्वान करता हूं कि आपको किसी भय और डर और शंका और संशय में जीने की जरूरत नहीं है। कोई विधाता नहीं है यहां पर। सब अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कतरा रहे हैं, सब अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। प्रमोशन ने यह प्रमाणित कर दिया कि प्रमोशन में कोई ठहराव नहीं था, और 5500 प्रमोशन कर करके यूनिवर्सिटी ने दिया आपको। हम तो 5,000 है ना अभी। जब 5500 प्रमोशन हो सकते हैं 6 महीने के अंदर, तो नियुक्तियां भी हो सकती हैं। विल पावर की जरूरत है, विजन की जरूरत है, डिटर्मिनेशन की जरूरत है, आपसी तालमेल और सहमति की जरूरत है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये भय और खौफ फैला करके ये सबको सूट कर रहा है। ये सिर्फ सरकार को सूट नहीं कर रही, ये यहाँ के ट्रेड यूनियन बॉडी को भी सूट कर रहा है, ये यहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपलों को सूट कर रहा है, और तो और 1 साल के लिए बनने वाले कॉलेज के विभाग के टीआईसी को भी यही सूट करता है। और इसलिए ये एडहोकिज्म चल रहा है, और इसलिए ये बैकलॉग 5,000-5,500 टीचरों का जो बैकलॉग है, ये पिछले 10 साल की देन है मित्रों। और हम ना करा पाने के कारण डर फैला करके चीजों को तोपने और ढपने का काम करते हैं। As an academic council member, यदि मुझसे कोई पूछे कि what has been your contribution as an academic council member, I have every right to explain it to you.
एडहॉक साथियों के लिए जो हम कर सकते हैं, जो हमारा स्टैट्यूट कर सकता है, जो हमारे ऑर्डिनेंस कर सकते हैं, उसके लिए तो सरकार पे हमें डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो यूजीसी पे हमें डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। मैं जब दूसरे टर्म एकेडमिक काउंसिल में जीत करके आया, मैंने एक प्रस्ताव रखा यूनिवर्सिटी के सामने कि देखिए, यूनिवर्सिटी में वार्ड कोटा का एक व्यवस्था है, परमानेंट टीचर और कर्मचारियों के बच्चों को दाखिले में वार्ड कोटा का बेनिफिट मिलता है। यह प्रोविजन 90 के दशक से चला आ रहा है। जब 4000 टीचर हुआ करते थे तो भी 3 शिक्षकों के लिए, 3 कर्मचारियों के लिए कॉलेज में वार्ड कोटा का आरक्षण था। आज जब 4000 से बढ़ के 10,000 शिक्षक हो गए हैं तो भी वही 3। जिस समय हमारे एडहॉक 25 साल 27 साल के होते थे, जिस समय उनके वार्ड का कोई मतलब ही नहीं होता था, उनकी शादी नहीं होती थी, उनके बच्चे नहीं होते। आज हमारा एडहॉक 55 साल, 60 साल, 52 साल, 45 साल का एडहॉक है हमारे बीच में। क्या उनके बच्चों को वार्ड कोटा का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? और क्यों नहीं मिलना चाहिए? और ये तय करने वाले हम हैं। इसके लिए सरकार का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए सरकार का मोहताज बनने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ हमारा डिटर्मिनेशन है कि हमें करना है, हमें देना है, हमें अपने साथियों को इसका बेनिफिट देना है। यूनिवर्सिटी ने इमीडिएटली एक कमेटी का गठन किया, जसविंदर सिंह, प्रिंसिपल जसविंदर सिंह के नेतृत्व में। आई वॉज द मेंबर ऑफ दैट कमिटी। आप आरटीआई लगाइए, वहां के कौन कौन से मेंबर थे, पता कीजिए व्हाट वाज माय रोल इन दैट कमिटी। एवरी प्रोमिनेंट ट्रेड यूनियन बॉडी, टीचर्स आउटफिट का रिप्रेजेंटेशन वहां पे था। लेकिन जो सबसे बड़ा एडहॉक के मसीहा बनने का दावा कर रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव वहां उपस्थित तक नहीं हुआ। क्या ये एडहॉक से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? क्या इसमें एडहॉक शिक्षकों का हित नहीं है? क्या ये वार्ड कोटा का बेनिफिट मिल जाने से हमें खुशी नहीं है? एक छोटी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन क्या हम एक सकारात्मक शुरुआत की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? और इस सारी बात में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दे रहा हूं, दैट कैन बी वेरीफाइड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम नॉट ए लायर एंड आई एम नॉट स्पीकिंग हियर taking political gimmicks in my mind. I have nothing to do with political gimmicks, and I ask you people also not to fall into the trap of political gimmicks. नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो, इस पे बात होनी चाहिए। हर वो स्टेक होल्डर, जो प्रोमिनेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वो बैठे। अब्जॉर्प्शन कराना है तो अब्जॉर्प्शन कैसे होगा? व्हाट आर द ब्लूप्रिंट्स ऑफ अब्जॉर्प्शन? व्हाट इज द रोड मैप? सड़क पे सिर्फ चिल्लाने से कि हम तो लेकर रहेंगे अब्जॉर्प्शन नहीं होगा ना हमारा। हमको उसके लिए रोड मैप बनाना पड़ेगा। यदि हम सरकार के साथ भी जाके बात करते हैं, सरकार पूछेगी हमसे कि भाई आप रोड मैप क्या तैयार किए अब्जॉर्प्शन के लिए, और हम लेके जाए, हमको कन्विंस करें। वी हैव टू कन्विंस द गवर्नमेंट बाय योर आर्गुमेंट्स, not by our slogans. Slogans at times may appear to be very good, but it may not yield results. When we are for the results, we have to argue, we have to negotiate, we have to mediate, we have to formulate a formula. And this can be possible only if all the stakeholders of the system have their positive frame of mind and with unanimous decision that yes, if we are all for absorption, let us prepare a roadmap which can be acceptable to the university, which can be acceptable to the government, and all our ad hoc colleagues can be absorbed. लेकिन मित्रों, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि मुझे इस पे शक है। इसलिए आप प्रश्न करें अपने प्रतिनिधियों से। 2015 में मेरी नियुक्ति हुई, मेरे साथ कई टीचर्स की नियुक्ति हुई है क्रॉस कॉलेजेस। उन नियुक्तियों के खिलाफ कोर्ट जाने वाले लोग कौन थे, पता करिए आप। सरकार थी क्या? उन नियुक्तियों पे मुकदमा चला और मुकदमा लड़ करके फिर वो मुकदमा जीतना पड़ा। 45 साल की उम्र में आपको नौकरी मिल रही है और उसके बाद 2 साल आप मुकदमा लड़ने में 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप अपने विवेक से काम करें, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। किसी के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्स वाई, किसी के भी हमें नियुक्ति चाहिए। वी वांट अपॉइंटमेंट्स। व्हाट could be the best possible roadmap so that each and every serving ad hocs could be absorbed.
लेट अस कम आउट विद द फॉर्मूला। काम खत्म। 4 लोग बैठ जाए, प्रोमिनेंट लोग बैठ के एक फॉर्मूला डिराइव करें, सरकार के साथ नेगोशिएट करें, शुरुआत करें। जब 5500 प्रमोशन हो सकते हैं 6 महीने में, तो 5000 अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो सकती? सिलेक्शन कमेटी का कंपोजिशन ये सोच के बनाया गया। एक ही सिलेक्शन कमेटी जो जाएगी कॉलेज में, प्रमोशन भी करके आएगी, नियुक्ति भी करके आएगी। विल पावर डिटर्मिनेशन हो तो क्या संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात मानना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम के जड़ में हम स्वयं हैं। हम हर बात के लिए सरकार पे ब्लेम कर देते हैं, ये उचित नहीं है। कोई भी सरकार हो, मैं किसी भी सरकार का यहाँ पक्ष और विपक्ष नहीं रख रहा, कोई भी सरकार हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्युमुलेट हुआ है प्रॉब्लम 20 साल में। 20 साल में कितने डूटा के लीडरांस आए और गए, कितनी सरकारें आई और गई, प्रॉब्लम वहीं क्यों वहीं है, प्रॉब्लम वहीं क्यों वहीं एक्यूट बन के खड़ी है। इसलिए मित्रों, मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन मैं बहुत व्यवहारिक पक्ष रख रहा हूं और हम यदि सकारात्मक होकर के चीजों को लेकर आगे बढ़े। समय ज्यादा हो गया है, क्षमा चाहूंगा, और कई बार मैं भावुक भी हो जाता हूं जब इस तरह के विषयों पर चर्चा करता हूं, क्योंकि मैं बहुत पीड़ित व्यक्ति हूं, मैंने बहुत प्रताड़ना झेला है। इसलिए मैं हर एडहॉक साथी की वेदना को, पीड़ा को दिल से लगा करके जोड़ करके देखता हूं और समझ पाता हूं। मेरे और औरों में अंतर यही है कि मैं अपने पुराने दिनों को भूलता नहीं हूं, लोग पुराना समय भूल जाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू शंभू सर।